हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज़ अंकित. वेलकम you in the physics course channel. I will explain you very important topic, elasticity, that comes under some basic property of matters. So previous lecture में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We understand the properties of solids. We understand that what is ionic bond, what is covalent bond, van der Waals forces, how इंट्रैक्शन वेरीज विद डिस्टेंस. हम लोगों ने देखा था कैसे एटम पास आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, हाउ वेरीज. क्लियर? नाउ वी विल यूज दोज कंसेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. सो मेनी टॉपिक्स वी विल अंडरस्टैंड टुडे एंड वी विल अंडरस्टैंड. क्लियर? सो बच्चों, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी आप लोगों ने घरों में सुना होगा, आपने मम्मी ने कहा होगा बेटा रबड़ को ऐसे खींचो, वापस रबड़ अपनी स्टेट में आ जाता है. आपने सुना होगा. तो रबड़ भी क्या है? एक इलास्टिक. कहते हैं ना, मम्मी कहते हैं कि इसकी इलास्टिक ख़राब हो गई है. घरों में कहते हैं कि बच्चों से कहते हैं कि बेटा इसकी इलास्टिक ख़राब हो गई है, इलास्टिक ख़राब हो गई है इसकी, कहते हैं. तो देखो, उस इलास्टिक ख़राब होने का मतलब देखो उनको नहीं पता उसका मीन्स क्या होता है. इलास्टिक ख़राब होने का मीन्स क्या है कि वो अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं आ पा रही रबड़. क्लियर? सो वी विल अंडरस्टैंड वाई वो क्यों नहीं आ पाती और इलास्टिसिटी होता क्या है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. अच्छे से कंसंट्रेट होकर देखिए व्हाट इज इलास्टिसिटी. तो मैंने आपको ये बताया था इन द प्रीवियस टॉपिक कि हाउ व्हेन टू एटम कम्स क्लोजर टू ईच अदर देन हाउ इंटरेक्शन फोर्स वेरीज. मैंने आपको बताया था U वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस R. कुछ ग्राफ ऐसा बताया था मैंने आपको. क्लियर? नाउ वी विल यूज दिस ग्राफ इन अंडरस्टैंडिंग द इलास्टिसिटी टॉपिक. स्ट्रेस, स्ट्रेन वो सब अभी भूल जाइए. क्लियर? नाउ कम टू द मेन टॉपिक, व्हाट इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है? आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर देन व्हाट, देयर इज सम इंटरेक्शन फोर्स अक्रिंग. ड्यू टू इंटरेक्शन फोर्स दे आर एट स्टेबल स्टेट. क्लियर? तो ये स्टेबल स्टेट पे क्यों है? क्योंकि एट दिस कंडीशन व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. और एक किस पे कंडीशन में होता है? एट R इज इक्वल टू R0. ये बताया था मैंने आपको. अब देखिए, अगर इन दो मॉलिक्यूल्स को अगर मैं थोड़ा और खींचूं, मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को फिक्स रखिए और सेकंड मॉलिक्यूल को थोड़ा दूर ले जाएंगे, तो क्या होगा? दूर ले जाएंगे यानी कि हम R0 से, इन दोनों के बीच में पहले सेपरेशन क्या था? R0. अगर R0 से आप थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स से खींच लेगा वापस. समझ आ गया? आपने ऐसी R की वैल्यू अपने R0 से ज़्यादा ले गए, इस मॉलिक्यूल को इससे दूर ले गए, देन व्हाट हैपन, इट अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. समझ आ गया? अब देखिए, मान लीजिए आपने R की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी R0 से, यानी इन दोनों मॉलिक्यूल को आपने इतना दूर ले गए कि क्या हुआ कि R की वैल्यू जो हो गई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई. तो इनके बीच में जो लगने वाला इंट्रैक्शन फोर्स है जो उनको वापस ला रहा था अपनी स्टेट पे, दैट बिकम्स वीक. क्योंकि यहाँ देखिए R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है. देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ मिनिमम है. क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी वेरी मिनिमम. यहाँ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. यहाँ क्या होगा? वीक अट्रैक्टिव फोर्स. जितना दूर आप ले जाएंगे मॉलिक्यूल को तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स वीक. आपने हल्का सा डिस्टेंस, मान लीजिए ये R0 है, यहाँ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस क्या है? R0. क्लियर? अब ये डिस्टेंस R0 है, इससे आगे आप थोड़ा सा ले गए, मान लीजिए मॉलिक्यूल को यहाँ ले गए, थोड़ा सा आप ले गए R0 से, R0 प्लस डेल्टा R0, थोड़ा सा आप ले गए, देन व्हाट हैपन, ये इट अगेन कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट. ऐसे गया, फिर वापस अपनी स्टेट में आया, फिर अगेन गया, यानी इट रीचेस टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट. लेकिन अब आपने क्या किया? R की वैल्यू R0 से बहुत ज़्यादा कर दी, मतलब मॉलिक्यूल यहाँ आ गया.
मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन क्या हो गया, आर नॉट से बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या होगा, व्हाट हैपन, अट्रैक्टिव फोर्स बिकम्स वीक, तो मॉलिक्यूल कभी भी अपने पास नहीं आ पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा अपनी मदर जो कहती हैं, क्या कहती हैं कि बेटा इसकी इलास्टिक ख़राब हो गई, क्यों, आपने ज़्यादा उसको तान दिया। तानने का मतलब क्या है कि आपने उसको ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। तो आपके ज़्यादा स्ट्रेच करने से क्या हुआ कि जो इसकी इलास्टिक लिमिट थी, मीन्स कि जिस लिमिट तक वो अपनी नेचुरल स्टेट में आ रहा था, क्लियर, वो एक लिमिट होती है इलास्टिक लिमिट। क्या होती है, इलास्टिक, टॉपिक तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक बता दे रहा हूँ। इलास्टिक लिमिट ये वो लिमिट होती है जहाँ तक आप इसको खींचेंगे, मॉलिक्यूल को जितना आप खींच सकते हैं वहाँ से क्या होगा, मॉलिक्यूल अपनी स्टेट में वापस आ सकता है। फॉर एग्जांपल रबर बैंड, आप रबर बैंड को एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा, लेकिन आप और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रबर बैंड अपनी स्टेट में नहीं आ पाएगा, उसकी इलास्टिक क्या हो जाएगी, खराब, क्लियर। तो उसकी भी एक इलास्टिक लिमिट है, मतलब एक लिमिट तक ही वो अपना इलास्टिक बिहेवियर शो कर सकता है, क्लियर। अब देखिए आर की वैल्यू आपने बहुत बहुत ज़्यादा कर दी आर नॉट से, देन इट बिकम्स प्लास्टिक, और आर की वैल्यू आपने क्या करा, आर की वैल्यू आपने थोड़ी सी बढ़ाई, यानी आर इज अप्रॉक्सीमेटली आर नॉट, यानी आपने आर नॉट प्लस डेल्टा आर नॉट करा, देन इट गेन इट्स नेचुरल स्टेट, अपनी नेचुरल स्टेट को इसने गेन कर लिया। मीन्स व्हाट, कि इस डिस्टेंस तक आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये अगेन अपनी स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि आप इलास्टिक बिहेवियर एक सर्टेन लिमिट तक ही दिखा सकते हैं, उसके बाद बॉडी बिकम्स प्लास्टिक, क्लियर। तो आपने यहाँ बॉडी कैसा बिहेवियर दिखाई, इलास्टिक बिहेवियर, क्लियर। तो इलास्टिसिटी क्या है, देखिए इलास्टिसिटी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी, क्या है, देखिए ये कौन वापस आ रहा है, वो मॉलिक्यूल्स ही तो वापस आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ने क्या लगाया, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाया। फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रॉड, ये एक रॉड है, कॉपर रॉड, आपने यहाँ से इसको खींचा, एफ फोर्स लगाया, एक बंदा इसने यहाँ से खींचा। अब देखिए इसके खींचने से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स देर इज सम इंटरनल स्ट्रेस इज जनरेटेड। अब मैं वो सब समझाऊंगा क्या चीज़ है, पहले आप इतना समझ लीजिए, एक रबर बैंड है, दिस इज रबर बैंड, और रबर बैंड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, देख रहे हैं आप। मान लीजिए अभी कोई फोर्स नहीं लगाया तो मॉलिक्यूल की स्टेट क्या रहेगी, ये रहेगी, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐसे होंगे। मैंने जस्ट एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया है, मैं सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा हूँ, क्लियर। तो वहाँ मैंने इसको मॉलिक्यूल्स को आपको दिखा दिया है। नाउ अभी यहाँ पर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, सो देयर इज़ नो रीस्टोरिंग फोर्स, क्लियर। बट मान लीजिए अब सेकेंड कंडीशन, हमने क्या करा, हमने रबर बैंड पे क्या लगाया, वी अप्लाई सम फोर्स, तो ड्यू टू दैट फोर्स क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपने यहाँ से एफ फोर्स लगाया, यहाँ एफ फोर्स लगाया, देन व्हाट हैपन, क्या अब भी स्ट्रेस ज़ीरो होगा, क्या अब भी रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो होगा, बताइए, टेल मी व्हाट हैपन, बताइए। सिंस आई एम कंसिडरिंग ओनली वन क्रॉस सेक्शन एरिया, मैं छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा हूँ, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, आई एम टेकिंग डैट, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को मैंने ले लिया। अब होगा क्या, देखिए ये जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर की तरफ इनका डिस्टेंस बढ़ेगा इन मॉलिक्यूल से। देखिए ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बराबर वाले, ये थोड़ा दूर चले जाएंगे, यानी कि आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये फोर्स क्या होगा, समझ जाइए बस, पहले इसको ध्यान लगाइए, पहले इस फोर्स का बिहेवियर देखिए, इसको भूलिए क्या है, ये देखिए कि इस फोर्स के लगने से क्या इफेक्ट आया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अभी भूल जाइए यहाँ क्या है,
बिकॉज ऑफ दिस फोर्स व्हाट हैपन इनसाइड, जस्ट ट्राई टू लुक एट, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बराबर वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इससे थोड़ा बहुत इनके बीच में क्या होगा, सेपरेशन आर नॉट से बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप, सेपरेशन आर नॉट से बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, इनको मान लीजिए आपने ये फोर्स हटा दिया तो क्या होगा, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जो मैंने इंट्रैक्शन बढ़ाया था कि आर नॉट से जैसे ही आप हल्का सा आगे जाएंगे, मतलब यहाँ आ गए, तो क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा था वो इनको वापस अपनी स्टेट में ला देगा। इट मीन्स एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, कहाँ पर, ऐसे लगेगा। अभी मैं जस्ट इसको कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये बताऊंगा ये कितना होगा, ये भी बताऊंगा। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ आ गया। अब यहाँ देखिए ये फोर्स लग रहा है, क्लियर, ये फोर्स क्या करेगा कि इधर के मॉलिक्यूल्स को खींचेगा, तो यहाँ क्या होगा, जैसे इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर ये फोर्स खींच रहा है तो ये मॉलिक्यूल खींचेंगे, ये मॉलिक्यूल खींचेंगे, तो ये जो बराबर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको पास लाएंगे। सेम वे ये जो फोर्स है ये इन मॉलिक्यूल्स को इधर खींचेगा, यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये खींचेंगे ना मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हैं कि इसके बराबर भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके बराबर, ये भी इससे सेपरेशन बढ़ेगा। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये इस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, सेपरेशन आएगा, सेपरेशन आ रहा है, तो सेपरेशन आएगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इससे इधर वाले मॉलिक्यूल्स से दूर जाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, मैंने आपको बताया था कि आर नॉट की वैल्यू जैसे ही ज़्यादा होगी देन ये वाले मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है इधर वाले, ये इसको जाने देंगे, कभी भी नहीं जाने देंगे, देन दे विल अप्लाई सम रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। समझ आ गया, यानी कि व्हाट हैपन कि ये मॉलिक्यूल इधर खींचे तो इसने क्या करा, इधर रीस्टोरिंग फोर्स लगाया, इसके बराबर वाले मॉलिक्यूल इधर खींचे तो इसने रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगाया। क्यों लगाया, क्यों इधर ही लगा, क्यों, तो देखिए आप ध्यान से देखिए कि आर नॉट की वैल्यू क्या है, ये है। जैसे ही आर की वैल्यू, मान लीजिए यहाँ आ गए मॉलिक्यूल, तो आप देख रहे हैं कि आर क्या हो गया, आर नॉट से थोड़ा ज़्यादा हो गया। जैसे ही आर की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होगी आर नॉट से, देन व्हाट हैपन, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, इनको वापस अपनी स्टेट में ला देगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी यू सी, आपने रबर बैंड को खींचा, आप फोर्स लगाना बंद कर दीजिए, देन इट अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। समझ में आ गया, तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, इट विल नॉट कम बाय इट्स ओन, अपने आप तो आएगा नहीं, ड्यू टू सम रीस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू सम इंट्रैक्शन अकरिंग इन द मटेरियल। क्यों कहते हैं इसको, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्यों, बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है। अब ये तो मान लीजिए कॉपर का रॉड हो गया, ये मान लीजिए कॉपर की रॉड है, कॉपर के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर अलग है। मान लीजिए किसी बंदे ने एल्यूमिनियम की रॉड ले आया, मान लीजिए आपका फ्रेंड है वो एल्यूमिनियम की रॉड लाया, तो वहाँ इंट्रैक्शन अलग होगा, वहाँ रीस्टोरिंग फोर्स अलग होगा, वहाँ नेचर अलग होगा मटेरियल्स का, मॉलिक्यूल्स का। रबर बैंड के मॉलिक्यूल्स का नेचर अलग है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इलास्टिक बिहेवियर, जो रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है, इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक बताइए, एनी डाउट, ओके। तो आपको इलास्टिसिटी का मतलब समझा है, क्या मतलब है। अब मैं इसको आपको ये बताऊंगा कि ये इलास्टिक फोर्स में बहुत से लोग, याद रखना, दो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता। ये अब तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रियल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रियल बॉडीज़। तो देखिए रियल बॉडीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगने से बॉडी डिफॉर्म होती है। क्लियर, वाइल रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं, रिजिड बॉडीज़ में क्या होता है कि सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल, ये इनके बीच में इंटर एटॉमिक सेपरेशन क्या है, आर नॉट। आप कितना भी फोर्स लगा दीजिए, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। वाइल इन केस ऑफ रियल बॉडीज, अगर आपने फोर्स लगाया, इफ देर इज सम फोर्स, देन दिस डिस्टेंस, दिस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस विल चेंज। सो रियल बॉडीज में आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, देन डिफॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस।
देयर विल बी अ डिफॉर्मेशन, वाइल इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब भी नो डिफॉर्मेशन, बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगी। रिजिड बॉडीज एक इमेजनरी आइडियल बॉडीज होती हैं, वाइल रियल बॉडीज जो हम लोग आसपास अपने देखते हैं, हर एक सॉलिड बॉडी जितनी भी आप देख रहे हैं दोज आर रियल बॉडीज। तो इलास्टिसिटी का देखो यहाँ तक अभी मैंने कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं करा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ व्हाट, जो भी मैंने कवर किया है अब तक, जो भी मैंने पढ़ा है, आई एम जस्ट यूजिंग दोज कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनिंग यू द टॉपिक। यहाँ तक क्लियर हो? देखिए अब ये समझिए कि मान लीजिए ये एक फिक्स बॉडी है, ये मान लीजिए सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, यहाँ एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, ये एक रॉड है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए अभी कोई फोर्स नहीं लगा, सो देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स का एक लेक्चर दिया था, वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो देयर विल बी नो टेंशन, देयर विल बी नो स्ट्रेस। इन द सिमिलर वे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, आई अप्लाई सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अब ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स व्हाट हैपेंड, मैं एक एरिया क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूंगा, आई विल कंसिडर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिकॉज क्यों कंसिडर कर रहा हूं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिस्टोरिंग फोर्स, कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, आप मान लीजिए आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 न्यूटन फोर्स लगने से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स कुछ दूर जाएंगे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो मॉलिक्यूल्स थे ये क्या होगा, दूर जाएंगे, थोड़ा चले गए दूर, देख रहे हैं आप। तो क्या ये बराबर वाले मॉलिक्यूल्स, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको दूर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। जैसे ही आप इस फोर्स को हटाएंगे, then what happen, these surrounding molecules will apply some force and this force is similar and equal in magnitude but in opposite direction to the applying force, or we can say that deforming force। क्यों इसका मैग्नीट्यूड जो इंटरनल जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये जो इसका मैग्नीट्यूड जो अप्लाइड फोर्स है उसके इक्वल क्यों होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये मॉलिक्यूल कब अपनी नेचुरल स्टेट में जा पाएगा, कब, जब उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स बाहर किसी ने लगाया है, समझाया। मान लीजिए इसने उतना फोर्स नहीं लगाया जितना फोर्स आपने डिफॉर्म करने में लगाया था। फॉर एग्जांपल यू अप्लाइड 2 न्यूटन फोर्स फ्रॉम हेयर, 2 न्यूटन फोर्स यहाँ आपने लगाया और उसने 2 न्यूटन फोर्स नहीं लगाया, तो क्या ये अपनी स्टेट में वापस जा पाएगा? नहीं। इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स उतना ही फोर्स लगाएंगे 2 न्यूटन ताकि ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सकें। और इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, क्या होगा, इन दोनों के इक्वल सेपरेशन क्या होगा, आर नॉट के इक्वल। इसका मैं, और ये एकदम से आर नॉट के इक्वल नहीं हो जाता, इट टेक सम टाइम, ऑसिलेशंस आते हैं, देन आफ्टर सर्टेन ऑसिलेशन गेट डैम्प्ड, देन इट अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। समझ आ गया? तो ये फोर्स जो होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, उतना ही होगा जितना आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो। इसीलिए बॉडी हमेशा याद रखना, रियल बॉडीज़ कभी भी 100% इलास्टिक नहीं होती, मीन्स पूरी तरह वो अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करती, पूरी तरह अपना जो नेचुरल स्टेट है उसको रिगेन नहीं करती। 99.999% इतना ही इलास्टिसिटी हो सकती है, मतलब 100%, नो बॉडी इज 100% इलास्टिक। क्लियर? याद रखना इसको। मैं आपको और अच्छे तरीके से, एक और एग्जांपल है मेरे पास, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए एक सपोर्ट है और यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग, एंड दिस इज द फोर्स। क्लियर? क्लियर? दिस इज द मैक्स व्हाट, दिस इज द स्प्रिंग थ्रू विच व्हाट हैपन, अ मास इज अटैच। क्लियर? समझ आ गया आपको? इस स्प्रिंग से एक मास अटैच है, और मैंने आपको यही बताया था कि मान लीजिए अभी इस स्प्रिंग से कोई मास अटैच नहीं है, तो इसकी जो नेचुरल स्टेट होगी वो ये होगी, डिस्टेंस L0, इसकी लेंथ क्या होगी, L0। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, इस पे मास अटैच कर दिया, तो इट विल इलोंगेट, इसकी जो लेंथ हो जाएगी L। अब ध्यान से सुनिए कि जैसे ही आप
व्हाट हैपन, जैसे ही आप इस स्प्रिंग को, आप स्प्रिंग मत मानिए, क्या मानिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस स्प्रिंग को स्प्रिंग मत मानिए, क्या मानिए, इट इज़ अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या मानिए, और जिस पे क्या है, एक वेट अटैच है। क्लियर, एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स मानिए जिस पर क्या है, एक वेट अटैच है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप इस पे वेट लगाएंगे तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, समझा गया, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन आएगा। तो देख रहे हैं आप, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, सेपरेशन चेंज होगा। पहले क्या था, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में R नॉट सेपरेशन था, यहाँ सेपरेशन ज़्यादा चेंज होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ बहुत कम होगा। तो अब इनको आपने ये क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया, देन व्हाट हैपन, दे विल अप्लाई सम नेट रीस्टोरिंग फोर्स टू गेन इट्स नेचुरल स्टेट। बट आप देखेंगे कि एकदम से स्टेट में नहीं आता, वो वाइब्रेट करते हैं। आपने देखो स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग डू सम ऑसिलेशन, जैसे आप हटाएंगे ना इसको तो स्प्रिंग विल डू ऑसिलेशन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एकदम से नहीं होगा। तो ये ऑसिलेशन क्या बता रहे हैं कि देखिए, आपने जैसे ही R नॉट से आगे गए तो ये क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसके लगने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, एकदम से मीन पे नहीं आएगा, एकदम से R नॉट पे नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ये से अट्रैक्टिव फोर्स लगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ खिंच के यहाँ आ जाएंगे, R नॉट क्रॉस किया, फिर वापस यहाँ आएंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे, फिर वापस ऐसे चलते चलते, देन इट कम्स बैक टू इट्स डिस्टेंस R इज विच इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू R नॉट, यानी आफ्टर सर्टेन ऑसिलेशन क्या होगा, ये R नॉट पे इनके बीच का सेपरेशन होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन, इट बिकम्स R नॉट। ऑसिलेशन क्या होगा, इट विल डैम्प, पहले ऑसिलेशन ज़्यादा थे, धीमे धीमे ऑसिलेशन क्या होंगे, डैम्प हो जाएंगे, मतलब डैम्प मतलब इट विल डिक्रीज, ऑसिलेशन विल डैम्प्ड आउट, मीन्स इट विल डिक्रीज, व्हेन ऑसिलेशन विल गेट डिक्रीज। ऑसिलेशन का मतलब क्या है, देखिए मॉलिक्यूल यहाँ से गया, फिर वापस मीन को क्रॉस किया, फिर यहाँ गया, फिर वापस जहाँ से चला वहाँ आ गया, एक ऑसिलेशन। So there will be infinite oscillation, we don't know, but after certain time these oscillation will damped, means its amplitude will decrease, उसके decrease होने से it becomes R is approximately equal to R naught, then it again comes back to its original state, और उस condition में इस पे क्या होगा, net force zero। जब नेचुरल स्टेट में आगे कोई टेंशन होगा नहीं, लेकिन इसको अपनी स्टेट में आने के लिए उसको उतना ही फोर्स लगाना पड़ा जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा था, मींस कितना लगाना पड़ा, स्प्रिंग फोर्स mg के इक्वल। क्लियर, समझ आ गया। सो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, इसमें थोड़ा आप लिख लीजिए, व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज इलास्टिसिटी। सो प्लीज राइट डाउन, मैं इसको अब अच्छे से थोड़ा सा आपको एक डेफिनेशन दे देता हूं ताकि आप नोट कर सको। क्लियर, सो प्लीज नोट डाउन व्हाट इज इलास्टिसिटी। किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी, इज देयर एनी डाउट, प्लीज आस्क। अगर कोई डाउट नहीं हो तो प्लीज नोट डाउन फ्यू डेफिनेशन, प्लीज नोट डाउन, लिखिए इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इसकी डेफिनेशन लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टी, लिखिए इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द property to restore, it is the property to restore the natural shape, it is a property to restore the natural shape or to oppose the deformation, or to oppose the deformation, is called elasticity, क्लियर। तो देखिए इलास्टिसिटी का मीन्स आपने सुना होगा रबर। बताइए, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आई हैव अ क्वेश्चन, रबर इलास्टिक ज़्यादा होगी या स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगी, विच वन इज़ मोर इलास्टिक।
रबर और रबर ज़्यादा होगी, रबर इज़ मोर इलास्टिक, और स्टील कौन ज़्यादा इलास्टिक होगी? विच वन इज़ मोर इलास्टिक? आप कहेंगे रबर। नो, स्टील इज़ मोर इलास्टिक। क्यों? आई विल टेल यू। देखिए एक सर्टेन लिमिट में, विदिन सर्टेन लिमिट स्टील इज मोर इलास्टिक। स्टील इज मोर इलास्टिक। कैसे? देखिए स्टील को आप अगर खींचेंगे तो वो आसानी से खींचेगा नहीं, लेकिन रबर को खींचेंगे इट इज आसानी से खींच गया। तो स्टील के अंदर जो अपोज करने का जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, इसीलिए तो आप ज़्यादा उसको खींच नहीं पाए। यानी कि स्टील हैज़ मोर टेंडेंसी टू अपोज द डिफॉर्मेशन, while rubber has not that much tendency to oppose the deformation that in case of steel। तो इसलिए rubber is less elastic than steel is more elastic। और ये कौन कितना ज़्यादा इलास्टिक होता है, कौन कितना कम इलास्टिक होता है, इट आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू यंग्स मॉडुलस और रिजिडिटी। तो ये सारे चीज़ कंसेप्ट ऑल दीज विल टेल यू ऑल दिस थिंग कि कौन कितना ज़्यादा इलास्टिक होता है किसका। आप ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्टील का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिबर। तो ये एक पैरामीटर है दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर कि उसकी वजह से क्या होता है, दैट इंडिकेट्स कि कौन किस में स्ट्रेन ज़्यादा होगा किस में स्ट्रेन कम होगा, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। बट आप इतना समझ लीजिए कि एक सर्टेन लिमिट में स्टील इज़ मोर इलास्टिक, एक सर्टेन लिमिट, उसके बाद अगर आप खींचेंगे स्टील को तो क्या होगा, स्टील इज़ लेस इलास्टिक। थोड़ा सा अगर आपने खींचा रबर बैंड को तो ज़्यादा खिंच जाएगा, लेकिन उतना ही थोड़ा आपने स्टील को खींचा देन इट विल नॉट बी डिफॉर्म दैट मच। समझना कि इट मीन्स स्टील इज मोर इलास्टिक। लेकिन याद रखिए स्टील की जो इलास्टिक लिमिट होती है, स्टील की इलास्टिक लिमिट क्या होती है, रबर से कम होती है। यानी आपने मान लीजिए स्टील है, ये स्टील का वायर है, इसको आपने हल्का सा खींचा देन इट कम्स बैक टू इट्स, आपने फोर्स लगा हल्का सा खींचा तो ये अपनी स्टेट में आ जाएगा। आपने स्टील को और ज़्यादा खींचा, मान लीजिए इसकी लेंथ आपने इतनी बढ़ा दी, तो ये क्या होगा, अपनी स्टेट में नहीं आ पाएगा। इट मीन्स ये एक सर्टेन छोटी सी लिमिट में ही क्या इलास्टिक बिहेवियर इसका ज़्यादा होता है। हम क्या करें कि विद इन अ सर्टेन लिमिट आप ये कह सकते हैं कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। लेकिन रबर बैंड को आप इतना ही खींचेंगे तो क्या होगा, इसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होती है, देन इट अगेन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। क्लियर? तो रबर एक सर्टेन लार्ज लिमिट में, याद रखना, हमेशा याद रखना, कोई अगर ये पूछे कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर तो याद रखना वो तभी इलास्टिक ज़्यादा है विद इन सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट में। उससे ज़्यादा अगर आप स्टील को खींचेंगे तो क्या होगा, स्टील कभी भी अपनी स्टेट में नहीं आ पाएगा। इट मीन्स इट बिकम्स प्लास्टिक। क्या बन जाएगा, प्लास्टिक। इट शो प्लास्टिक बिहेवियर। और प्लास्टिक बॉडीज क्या होती हैं कि जिसमें आप डिफॉर्मेशन के बाद दे डू नॉट गेन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड शेप। सो 3 तरह की बॉडी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इलास्टिक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज, वन इज इलास्टिक, अनदर इज इनइलास्टिक और प्लास्टिक, अनदर इज पार्शियल इलास्टिक। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इलास्टिक बिहेवियर होता है दैट डिपेंड्स ऑन, दैट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। क्लियर? तो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से कि 3 तरह की बॉडी होती हैं, इलास्टिक बॉडीज, एक होती हैं आपकी इनइलास्टिक और प्लास्टिक, एक होती हैं पार्शियल इलास्टिक। तो देखिए दीज बॉडीज, इलास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज विच गेन इट्स शेप 100%, गेन शेप एंड साइज, और वी कैन से दैट नेचुरल शेप, अपनी नेचुरल शेप को 100% रीगेन करने की मतलब टेंडेंसी होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100% उनके अंदर होती है, मतलब 99.99% ये अपनी स्टेट को गेन कर लेती हैं आफ्टर रिमूविंग व्हाट, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग
force. While in case of plastic bodies or inelastic bodies, what happen, they do not gain, they gain 0%, यानी यहाँ 0% आपका क्या रहता है, दे डू नॉट गेन एटलीस्ट 0.1% भी अपना शेप को रिगेन नहीं करती। यानी अगर आपने एक बार इसको खींच दिया, तार को, मान ली तार को खींच दिया आपने, तो ये अपनी ई स्टेट में रहता है, ये वापस अपनी स्टेट में ऐसी बॉडीज़ नहीं आ पाती। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक को जलाइए तो प्लास्टिक एक बार जलने के बाद अपनी स्टेट में नहीं आएगा, समझा कि प्लास्टिक को हल्का से खींच दीजिए, तन जाएगा और वो वापस अपनी स्टेट में नहीं आएगा। वाइल इन केस ऑफ पार्शियल प्लास्टिक क्या होती हैं, जो जिसमें जो गेन परसेंटेज रहता है, यानी कि अपनी स्टेट को गेन करने का जो परसेंटेज है वो 0 और 100 के बीच में लाई करता है, 100% और 0% के बीच में लाई करता है। फॉर एग्जांपल ऐसी बॉडीज़ 40% भी गेन कर सकती है अपनी शेप को, 25 भी कर सकती हैं, 20 भी कर सकती हैं। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट बताइए, इलास्टिसिटी में किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज़, आई एम हेयर, आई फील ऑनर टू हेल्प यू पीपल, आई प्लीज़ that I can help you as much as possible so that you people grow and you people can get the quality education from us. That is our prime objective, and you can ask any queries, any doubt in the chat box. Clear? So once again, thank you so much. Thanks a lot.